वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 14th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। दो थ्योरीज है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन तो आपको पता होगा, यानी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, बनाना। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी थ्योरी। शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहा जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते हैं, जैसे लेबर है और बाकी फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, तो क्या होगा, एक वक्त तक आउटपुट बढ़ेगा प्रोडक्शन का और उसके बाद जाके वो आउटपुट गिर जाएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी थ्योरी में तमाम फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और इस थ्योरी के अंदर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अच्छा, रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब होता है? रिटर्न टू स्केल का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको बताया, 3 तरह के रिटर्न टू स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो इंक्रीजिंग का मतलब ये कि अगर आउटपुट जो है, इनपुट जो है वो 1% बढ़ता है और आउटपुट जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना इनपुट बढ़ा उससे ज़्यादा आउटपुट बढ़ जाएगा, ऐसी सिचुएशन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ। जितना इनपुट बढ़ा उतना ही आउटपुट बढ़ा, तो फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और आउटपुट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, इनपुट ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट इतना नहीं बढ़ रहा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर क्या है? दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो रिटर्न टू फैक्टर है वो है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो रिटर्न टू स्केल है वो है लॉन्ग टर्म के लिए। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर, तो रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर्स। अच्छा, लोकेशन और साइज़ का डिसीजन किस तरह होता है? लोकेशन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर और सप्लायर के ऊपर। रॉ मटेरियल का सप्लायर कहाँ है और मार्केट की लोकेशंस कहाँ है, इसके ऊपर डिसाइड करती है कंपनी अपनी लोकेशन को। और जो साइज़ होता है, साइज़ ऑफ एन इंडस्ट्री लीड करता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ या डिसइकोनॉमीज़ के ऊपर। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है? इसका मतलब ये कि इंक्रीज़ होना प्रोडक्शन एफिशिएंसी के अंदर, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के अंदर, एज द नंबर ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इंक्रीज। जब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। और दो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट होती है डिपेंड करती है साइज़ ऑफ इंडस्ट्री में। जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक फ़र्म है, एक फ़र्म है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी इंडस्ट्री से मुराद ये, जैसे कार की इंडस्ट्री है, तो अब कार की इंडस्ट्री के अंदर कई सारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब ये कि पर यूनिट कॉस्ट डिपेंड करती है साइज़ ऑफ इंडस्ट्री पर। और इंटरनल इकोनॉमीज़ का मतलब ये कि साइज़ ऑफ पर यूनिट कॉस्ट जो है डिपेंड करती है साइज़ ऑफ इंडिविजुअल फर्म, अकेली फर्म पे, यानी अकेली कंपनी में, अकेली फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल इकोनॉमीज़ के अंदर। अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात करें, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ आर बेनिफिट्स अक्वायरिंग टू एनीवन फर्म ड्यू टू एक्शंस और प्रेजेंस ऑफ अदर फर्म। एक्सटर्नल इकोनॉमी में क्या होता है कि बेनिफिट, फ़ायदा मिलता है एक फ़र्म को दूसरी फर्म के प्रेजेंस से या उनके एक्शन से मिलता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के अंदर। और अगर हम डिसइकोनॉमीज़ की बात करें तो ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि लार्जर फर्म्स को कॉस्ट करती हैं, लार्जर फर्म्स को टू प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज एट इंक्रीज पर यूनिट कॉस्ट। इससे क्या होता है? नुकसान होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। अब अच्छा, अब है आपके सामने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी कि एक बेहतर जो है वो बेहतर कॉम्बिनेशन करना फैक्टर्स का। तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है वो फैक्टर का वहाँ उस पॉइंट पे ऑब्टेन होगा जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन इनपुट इज इक्वल। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है लार्ज डॉलर, आखिरी जो डॉलर स्पेंड हुआ है तमाम इनपुट पे, वो बराबर होगी तब। यानी कि इसको आप समझे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैपिटल बराबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर होगी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा। अगर ऐसा कुछ केस होता है कि दोनों बराबर नहीं हैं, तो फिर वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर नहीं होगा। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। फैक्टर्स कौन से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी के, कैपिटल एंड लेबर इज़ द एल। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। उस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।